अरे रामलाल, तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर खुद तो पागल हो गई है, साथ में पूरे गांव के बाकी छोरियों को भी बिगाड़ रही है। क्या पाठ पढ़ा रही है तुम्हारी बेटी सभी को? हाँ? कैसे? रामलाल, जवाब दो। क्या यही सब करने के लिए पढ़ाई हो अपनी बेटी को? हाँ? जवाब दो। कहानी है बस्तर के एक छोटे से गांव की, जहां रामलाल नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था, जो पेशे से एक किसान था। रामलाल एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान था, जो सच्ची लगन और मेहनत के पसीनों से सींचकर अपने बंजर जमीन को उपजाऊ खेतों में बदला था। रामलाल अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था, जो कि एक गृहिणी थी। एक तरफ जहां रामलाल खेतों के कामों को अकेले संभाला करता था, तो वहीं दूसरी तरफ सावित्री गर्भवती होकर भी घर के कामों को अकेले संभालती थी। और एक दिन रामलाल खेतों में काम करके घर की तरफ आ ही रहे थे कि तभी उसको बीच रास्ते में सेठ जी मिले। अरे वो रामलाल भाई, कैसे हो? और इतने जल्दबाजी में चलते चलते कहां से आ रहे हो? बोले तो मजे से। नमस्कार सेठ जी, मैं तो रोजाना की तरह अपने खेतों के काम में गया था। आजकल खेतों में काम थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए काम करके वहीं से वापस आ रहा हूँ। अरे मैं सुना हूँ तेरे घर कोई नन्हा मेहमान आने वाला है रामलाल, क्या ये सही बात है क्या? बोले तो बड़े मजे से। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये सही बात है। मेरी धर्मपत्नी सावित्री पेट से है, तो मेरे घर एक नया मेहमान आने वाला है। अरे अगर ऐसी ही बात है तो तुम तुरंत घर की तरफ जाओ रामलाल, और अपनी पत्नी के पास पे रहकर उसका अच्छे से देखभाल करो। जरूर सेठ जी, जरूर। मैं तो घर ही जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद रामलाल घर पहुंचता है, जहां सावित्री दिन भर का काम करके थकी हुई बैठी थी, जो रामलाल को देखते ही बोली, अरे आ गए जी आप खेतों से? चलिए बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। अरे नहीं नहीं सावित्री, तुम इस हालत में अपने आप को तकलीफ मत दो। मैं खुद ही खाना निकाल कर खा लूंगा। तुम बस आराम करो, आराम। समय आगे बढ़ता चला गया और कुछ दिनों के बाद अंततः रामलाल के घर वो खूबसूरत सा लम्हा आ ही गया था, जब घर में एक नया मेहमान का जन्म होने वाला था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे रामलाल की चिंता और दिलों की धड़कन भी बढ़ते जा रही थी। रामलाल को जैसे एक पल का चैन नहीं था और चिंतित होकर घर के बाहर इधर से उधर चली रहा था कि तभी अचानक रामलाल, बधाई हो बेटा, बधाई हो। तेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अरे बेटी को जन्म दी है सावित्री ने, बेटी को। सावित्री ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने नेहा रखा था। घर में लक्ष्मी स्वरूप नेहा बेटी के आने से रामलाल और सावित्री बहुत खुश थे, लेकिन ज्यादातर पड़ोसी और रिश्तेदार को घर में बेटी पैदा होना जैसे हजम से नहीं हो रही थी। रामलाल सुबह होते ही हमेशा की तरह
हाथों में कुदाल लिए खेत जा रहा था। घर में नन्ही नेहा बेटी के आने के बाद रामलाल पहली बार खेत जाने के लिए निकले ही थे और थोड़ी देर चलने के बाद अरे लड़की पैदा हुई है, रामलाल की लड़की। अभी से दहेज जोड़ना शुरू कर दो रामलाल बेटा, नहीं तो शादी के समय बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल। हाँ, काश सावित्री बहन एक लड़का दे देती भाई साहब, तो आज आपको ये बुरा दिन देखना न पड़ता। लेकिन आपके तो कर्म ही फूटे थे जो घर में बेटी पैदा हुई भाई साहब। खैर, हमें इससे क्या ही है, क्यों उर्मिला ताई? रामलाल तानों से भरी औरतों के बातों को सुनकर भी अनसुना करते हुए अपने खेत की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हाथों में कुदाल लिए रामलाल खेत जाने के रास्ते कुछ ही देर चले ही थे कि तभी सेठ अपने चमचे के साथ सामने से आते हुए दिखे और रामलाल को देखते ही सेठ जी बोले, अरे रामलाल, कैसे हो? सुना हूं तेरे घर तो बेटी पैदा हुई है, बोले तो बड़े मजे से। जी सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। भगवान के आशीर्वाद से मेरे घर लक्ष्मी आई हुई है, बेटी पैदा हुई है सेठ जी, बेटी। अरे रामलाल, मेरे बात को मानो तो बेटी के दहेज के लिए अभी से पैसा इकट्ठा करना चालू कर दो, नहीं तो शादी के दिन आते तक तुम्हें अपना 2 बीघा जमीन भी बेचनी पड़ जाएगी। अरे बेटी जात बेटी नहीं, बल्कि जी का जंजाल है रामलाल, जी का जंजाल। तुम्हारी सारी कमाई बेटी के दहेज में ही चले जाएगी, और बेटी को पढ़ाना लिखाना तो बिल्कुल भी नहीं। बोझ है बेटी जात, बोझ, बोले तो मजे से। हा 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 हा। नहीं सेठ जी, मेरी बेटी मेरे लिए वरदान है, कोई बोझ नहीं। मैं अपनी नेहा को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगा, अपनी पैरों में खड़ी होगी मेरी बेटी, और किसी पर बोझ नहीं कहलाएगी। कुछ सालों बाद नेहा अब स्कूल जाने लगी थी। नेहा बचपन से ही एक तेज तर्रार और बुद्धिमान लड़की थी जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। हालांकि नेहा एक गरीब परिवार में पैदा हुई, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद नेहा के माता पिता ने कभी भी अपनी बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे दिन रात खेतों में काम कर करके नेहा को पढ़ाया करते थे। समय आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे नेहा की उम्र भी बढ़ते गई, और जब नेहा 12 साल की हुई तो गांव में लोगों के बीच चर्चाएं भी 12 प्रकार से बढ़ने लगी थी। अरे भाई, बेटी को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है, आखिर में तो शादी ही करनी है। कितना भी पढ़ लिख ले, अंत में चूल्हा ही तो फूकेंगी। अरे भाई, पढ़ लिख कर डॉक्टर, कलेक्टर, अफसर बनना तो लड़कों का काम है, लड़की को चूल्हा चौका संभालना आना चाहिए। क्यों सेठ जी, सही कहा ना मैंने? अरे तुम तो अभी बोल रहे हो रामू, हम तो जब से रामलाल की बेटी पैदा हुई है तब से रामलाल को बोल रहे हैं कि बेटी जीवन की बोझ है, ज्यादा पढ़ाओ मत और दहेज के लिए पैसा जोड़ना चालू करो। गांव वालों की तानों से भरी बातें सावित्री को बहुत परेशान कर देती थी, लेकिन नेहा के पिता रामलाल नेहा की पढ़ाई को लेकर बहुत अडिग थे। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना नेहा को स्कूल भेजना जारी रखा। घर आते ही गांव वालों की कही हुई बातें सावित्री को बहुत परेशान करते जाती है। सावित्री मन ही मन नेहा की पढ़ाई को लेकर सोचने लगती है। हे भगवान, ये गांव वालों की बातें सुनकर एक दिन मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरी बच्ची को पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं। आप अब चिंता मत करो माँ,
मैं अच्छे से पढ़ लिख कर इनके सवालों का जवाब दूंगा। आप उदास ना हो। समय बदला, दिन बदले और धीरे धीरे वक्त भी आगे बढ़ते चला गया, लेकिन लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं हुई और तानों की भी अब कोई सीमा नहीं थी। नेहा अब 16 साल की हो गई थी और एक दिन जब नेहा स्कूल से घर आ रही होती है तभी अरे उर्मिला ताई, मैं सुनी हूँ कि अभी तक सावित्री की बेटी नेहा की शादी तय नहीं हुई है। अरे कैसे माँ बाप हैं इसके। लड़की की उम्र निकलते जा रही है और ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बेटी जात है ताई, बेटी जात। दहेज के बिना शादी तो कोई करेगा भी नहीं। हाँ, सही कहा तुमने जकाड़ो बहन। लड़की जवान होती जा रही है, इसकी ब्याह कर देनी चाहिए। अरे मुझे तो शक है जकाड़ो, कहीं सावित्री की बेटी किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं है, तभी इसके माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली उर्मिला ताई। कहीं ऐसा ना हो कि सावित्री की बेटी किसी लड़के के साथ भाग जाए और इसकी बेटी हाथ से निकल जाए। समझदार, शिक्षित नेहा के बारे में चरित्रहीनता से भरे तानों को सुनने के बाद सावित्री और रामलाल अंदर से बुरे तरह टूट जाते हैं और शांत होकर रोते हुए सोचते सोचते बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के एक कोने में नेहा ये सब बातें सुनकर मन ही मन रोने लगती है और लगातार मिल रहे ताने को महसूस करके बोलती है, इस समाज में क्यों लड़कियों को हमेशा बोझ समझा जाता है? क्या मैं अपनी माता पिता के लिए एक अभिशाप हूँ? क्यों लड़कियों के लिए दहेज जैसे शब्दों को लेकर ताना मारा जाता है? क्या मैंने लड़की पैदा होकर कोई पाप किया है? क्यों समाज बेटी को दहेज से सौदा करने में तुला हुआ है? मैं जरूर एक दिन इस गंदगी को समाज से बाहर निकाल फेंकूंगी। अगली सुबह नेहा रामलाल के साथ मार्केट पहुंचे, लेकिन मार्केट पहुंचते ही लोग दोनों को ऐसे देखने लगे जैसे ताने मारने के लिए रामलाल का इंतजार कर रहे हों। और थोड़ी देर बाद ही अरे रामलाल, तो कितना पैसा इकट्ठा कर लिया अपनी बेटी की शादी के लिए? क्या दे रहा है दहेज में? मोटरसाइकिल या फिर मोटर कार? अरे हाँ हाँ रामलाल भाई, अब तो तेरी लड़की बड़ी हो गई है। अरे अब तो शादी कर दो, वरना ये समाज ताने देता रहेगा। तुम्हारी लड़की तो बहुत अच्छी है रामलाल, और पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। मगर भाई, शादी तो दहेज से ही होती है ना। भला कौन बिना पैसे और बिना दहेज के अपने लड़के की शादी ऐसे ही करेगा? हाँ भाइयों, किससे शादी करूं अपनी बेटी का? दहेज के बिना तो कोई राजी ही नहीं होता। मैं तो गरीब आदमी हूं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मोटर कार और पैसे दहेज में दे पाऊंगा। सामने से लगातार आ रहे तानों को नेहा चुपचाप सुनकर अंदर ही अंदर तड़प रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अब नेहा के मन में दहेज के प्रति नफरत बढ़ते ही जा रही थी। समय आगे बढ़ता चला गया और गांव वालों से लगातार मिल रहे ताने अब सावित्री और रामलाल को नेहा की शादी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। अजी सुनिए,
अब हमारी नेहा बड़ी हो गई है, हमें नेहा से उसके रिश्ते की बात करनी होगी। हाँ सावित्री, लेकिन उसके लिए मैं दहेज कहाँ से लाऊं? लड़के वाले तो शादी के नाम में दहेज को ही सबसे पहले पूछते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों का फरमाइश करते हैं। हम लोग तो जो भी कमाते हैं उसमें मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही खा पाते हैं। गांव में भी लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं जी। कहते हैं कि हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर है, हमारी नेहा भाग जाएगी। लोग ताने देने से ही पीछे नहीं हट रहे। हाँ सावित्री, मुझे भी गांव के 4 लोग नेहा की शादी के बारे में दहेज को लेकर ताना मार रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि कब अपनी बेटी की शादी करोगे। अब मैं क्या करूं सावित्री, मेरे मेहनत से इतना पैसा नहीं आता कि दहेज के लिए 4-5 लाख इकट्ठा कर सकूं। माँ बाप की चिंता और दहेज से भरी हुई ये सब बातें को सुनकर नेहा को जैसे बर्दाश्त नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद नेहा रामलाल से बोली, पापा मैं कोई बोझ नहीं हूँ, मुझे शादी करनी ही नहीं अगर दहेज देना पड़े तो। मैं इंसान हूँ या फिर कोई चीज हूँ जो मेरा दहेज के साथ सौदा किया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं शादी ही नहीं करूँगी, और अगर करूँगी भी तो ऐसे लड़के से करूँगी जो दहेज ना लेता हो। बेटा, समाज में ऐसे ही होता है। बेटी की शादी अगर अच्छे घर में करनी है तो दहेज देनी ही पड़ती है। यही समाज का नियम है बेटा। भला हम अपनी बेटी का बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। लेकिन माँ, क्या एक बेटी की कीमत सिर्फ दहेज से आंकी जाती है? क्या मेरी कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या मैंने बेटी पैदा होकर कोई पाप कर डाली है? ये समाज क्यों बेटियों की तुलना दहेज से करती है माँ? हे भगवान, मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरी बेटी, कैसे समझाऊं? अगली सुबह नेहा हाथों में अखबार लिए अपनी माँ के पास आती है और पहुँचते ही बोलती है, माँ देखो, आज के अखबार में एक औरत का इंटरव्यू छपा है जिसने अकेले अपने दम पर अपने समाज में दहेज का विरोध किया और अपने पैरों में खड़ी होकर दिखाई। लेकिन बेटा, गांव में ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के सेठ जी और 4 लोग क्या सोचेंगे? हम लोग तो गरीब आदमी है बेटा, दिन भर मेहनत करते हैं तब जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता है। उतना ही बहुत है हमारे लिए। माँ, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दो, मुझे थोड़ा और समय दो। देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने दम पर ये दहेज जैसे बुरे चीज को समाज से बाहर निकाल फेंकूंगी और मैं खुद अपने लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो मुझे बिना दहेज के अपनाए। समय आगे बढ़ता चला गया और कुछ सालों बाद नेहा का स्कूल खत्म हो चुका था और नेहा अब 18 साल की हो गई थी। और बड़े दिनों के बाद एक दिन घर में नेहा की नानी आई और आते ही सावित्री से बोलने लगी, लड़की जवान हो गई है सावित्री, जितना जल्दी हो सके शादी करोगे उतना अच्छा रहेगा। अरे दहेज तो आखिरकार देना ही तो है, दहेज नहीं देंगे तो हमारी बेटी अच्छी घर जाएगी भी नहीं। तू कहे तो मैं नेहा के लिए एक अच्छे रिश्ते ढूंढना चालू कर दूं? हाँ माँ जी, मेरी भी तो यही चिंता अब लगी रहती है। नेहा की स्कूल की पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी है और उम्र भी बढ़ते जा रही है। वही अंदर बैठी नेहा नानी और सावित्री की बात को सुनकर मन ही मन सोचती है कि चाहे पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, सभी दहेज को ही प्राथमिकता देते हैं और सभी बेटी को घर का
समाज का बोझ और अभिशाप ही समझते हैं। अगली सुबह रामलाल गांव के 7 चौक में सेठ जी और 4 लोगों के साथ बैठकर बातें ही कर रहा था कि तभी अरे रामलाल, सुना हूँ तुम्हारी बेटी अब 18 बरस की हो गई है। अरे इतने उम्र में तो तेरी बेटी 2 बच्चों की अम्मा बन जाती और तू नाना बन गए रहता रामलाल। तेरे गोद में तेरे पोता पोतिया खेलते रहते, बोले तो मजे से। हाँ भाई रामलाल, कोई अपनी बेटी को 18 बरस तक बिन ब्याह कैसे रख सकता है? क्या तुम्हें चिंता नहीं होती अपनी बेटी की? अरे घर में जवान बेटी बैठी हुई है, कैसे बाप हो तुम? मैं क्या करूं भाइयों, मेरी बेटी तो अब बोलने लगी है कि मैं शादी उसी से करूंगी जो दहेज के बिना मुझे अपनाए, नहीं तो शादी करूंगी ही नहीं बोलती है। रामलाल भाई, बुरा मत मानना, लेकिन ये सब अपनी बेटी को ज्यादा पढ़ाने लिखाने का ही नतीजा है। अरे हम तो शुरू से रामलाल को बोलते आ रहे हैं कि बेटी जात को ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं है। कितना भी पढ़ा लिखा लो, चूल्हा चौकाई तो करेगी। तुम्हारी बेटी कौन सा हीरा ठाकुर की लुगाई है जो पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी? बोले तो बड़े मजे से। हाँ सेठ जी, आप शुरू से बिल्कुल सही कहते आ रहे हैं। बेटियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था, मैं ही नहीं समझ पाया। अरे अपनी बेटी को घर का कामकाज सिखाओ और शादी करके विदा करो रामलाल। अगर तुम्हारी बेटी किसी अच्छे गाय भैंस वाले ग्वाले के घर गई तो मस्त दूध दही मक्खन में नहाएगी। तेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। तेरी बेटी की तो 5 उंगली गोबर में होगी रामलाल, 5 उंगली। हाँ, बोले तो बड़े मजे से। वहीं एक तरफ नेहा ने आत्मनिर्भर बनने और लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो कम ही बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, लेकिन नेहा के पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होकर धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। कुछ समय बाद नेहा की मेहनत रंग लाई और एक अच्छे से ऑफिस में नेहा की नौकरी भी लग गई। नेहा ने ये ठान लिया था कि वो अब अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनेगी और इसीलिए वो दिन रात काम करने में लग गई थी। बेटी, तू क्यों इतना दिन रात मेहनत कर रही है? सुबह ऑफिस जाती है, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। अरे तेरा भी तो जीवन है, अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल, थोड़ा आराम कर ले बेटा। माँ, जब तक मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के ऊपर एक बोझ बनकर रहूं। सारे गांव वाले, सारे रिश्तेदार हम बेटियों को बोझ ही मान रही हैं। मैं आत्मनिर्भर बनकर सबके मुंह पे ताला लगाऊंगी। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से आप लोगों को और सुनना पड़े। हाँ मेरी बेटी, तू कितना सोचती है हमारे लिए। मेरा मन कहता है कि तू थोड़े से में खुश होने वाली नहीं है। तू जरूर कुछ बहुत बड़ा करेगी और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी बेटा। धीरे धीरे समय आगे बीतता गया और एक दिन नेहा को देखने के लिए लड़के वाले घर आए। हमारा लड़का पढ़ा लिखा, सारे गुणों से परिपूर्ण और सरकारी नौकरी में है भाई साहब। हमारी बेटी भी बहुत पढ़ी लिखी है और ऑफिस में नौकरी करती है श्रीमान जी। भाई साहब, लेकिन हम शादी में दहेज लेंगे, कम से कम 5 लाख रुपया, और मेरे बेटे के लिए एक मस्त वाली बाइक तो होनी ही चाहिए। क्या श्रीमान जी, हम तो गरीब लोग हैं, ईमानदारी और मेहनत से काम करके 2 वक्त का खाना खाते हैं। इतनी बड़ी रकम आखिरकार हम कैसे दे पाएंगे?
वो सब मैं नहीं जानता। देख लो, अगर दहेज नहीं दे सकते तो शादी भूल जाओ, लेकिन दहेज तो हम लेकर ही रहेंगे। ये तो हम लड़के वालों की शान की बात है भाई साहब। माँ बाप की इस शर्मिंदगी भरी बेबसी को देखकर अंदर बैठी हुई नेहा का खून खौल उठा और दहेज की बात सामने आते ही नेहा लड़के वालों को जवाब देने के लिए सामने आई। मैं कोई बिकाऊ वस्तु नहीं हूँ जो आप मुझे दहेज के साथ सौदा कर रहे हो, और ना ही मैं किसी के ऊपर बोझ हूँ। दहेज की मांग करते हुए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेटी, समाज में रहना है तो समाज के नियम तो मानना पड़ेगा ना। दहेज लेना तो हमारी शान है, हम लड़के वाले जो ठहरे। अगर ऐसे ही बात है तो मैं एक ऐसे लड़का से शादी करूंगी जिसको मुझसे प्यार हो, ना कि दहेज से। और मैं आपके इस दहेज से भरे मानसिकता वाले परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। दहेज के प्रति नेहा की मुंह तोड़ जवाब को सुनकर लड़के वाले रिश्ते से इनकार करके चलने लगे। समय आगे बढ़ते चला गया, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी और अपने गांव में एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने गांव की दूसरी लड़की को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। बहनों, हमें किसी और के सहारे से जीवन नहीं जीना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। हम बेटी हैं तो क्या हुआ, हमें अपनी माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं कहलाना है और दहेज जैसी बुरी चीज को समाज से बाहर निकाल फेंकना है। हम अगर सक्षम हैं तो कोई हमें ताना नहीं मार सकता। हाँ दीदी, आप सही बोल रहे हो। हमें भी घर, समाज, रिश्तेदारों में लड़की होने का ताना ही दिया जाता है। लड़की बोझ है, ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत बोला जाता है। हम जरूर इस आंदोलन में शामिल होंगे और हम एक दिन जरूर जीतेंगे। हाँ बहनों, अब वक्त आ गया है समाज में लोगों की सोच में परिवर्तन लाने का। लोगों को बस बोलने का मौका चाहिए। आप कमजोर रहेंगे तो हर कोई बोलेगा ही, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना है। देख रही हो जकादू बहन, कैसे बोल रही सावित्री की छोरी। ज्यादा पढ़ लिख के तो खुद का दिमाग भ्रष्ट हो गया है और अब गांव के बाकी बेटियों की भी सोच को बिगाड़ रही है। उर्मिला ताई, लड़की जात है, लड़की को इतनी अकड़ से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ससुराल में 4 दिन भी नहीं टिक पाएगी। अरे चूल्हा चौका चलाना आ जाए, फिर और क्या ही करना है लड़कियों को। लेकिन इसकी अकड़ तो देखो। ये अकड़ नहीं, आत्मसम्मान की बात है बुआ। अगर हर लड़की आत्मनिर्भर बनने का सोचे तो वो दिन दूर नहीं जब दहेज की प्रथा खत्म हो जाए। गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के नेहा की ये पहल से पूरे गांव में विरोध का माहौल था, जिसका खामियाजा सीधे रामलाल को भुगतना पड़ रहा था। अरे रामलाल, तुम्हारी बेटी पढ़ लिखकर खुद तो पागल हो गई है, साथ में पूरे गांव के बाकी छोरियों को भी बिगाड़ रही है। क्या पाठ पढ़ा रही है तुम्हारी बेटी सभी को? हाँ? कैसे? रामलाल, जवाब दो। क्या यही सब करने के लिए पढ़ाई हो अपनी बेटी को? हाँ? जवाब दो। सही कहा सेठ जी आपने। सदियों से चली आ रही हमारी दहेज की प्रथा को रामलाल की बेटी आज रोकने पे तुली है। ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है रामलाल, हम बता दे रहे हैं आपको। हमारे पूर्वजों के चलाई हुई दहेज की सभ्यता को अगर तुम्हारी बेटी ने बंद करने की कोशिश किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा रामलाल। समझा देना अपनी बेटी को। लड़की जात है, लड़की जैसी रहे तो ठीक है। गांव वालों से मिली ये चेतावनी रामलाल को सदमे में डाल देती है और सारी बात को सुनकर रामलाल एकदम शांत सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में जब भी किसी की शादी होती, वहां सारी लड़कियां जाकर दहेज ना लेने और दहेज ना देने की बातें बताकर सभी को दहेज के प्रति जागरूक करने लगे थे। परिणाम स्वरूप समाज में सुधार होना चालू हो गया था। समय आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत आगे चला।
और एक दिन सरकार की नजर इस आंदोलन पर पड़ी और इस आंदोलन से प्रभावित होकर सरकार ने नेहा को शासकीय महिला सशक्तिकरण समूह का हिस्सा बना लिया और ये आंदोलन एक सफल आंदोलन का रूप ले लिया। वहीं दूर खड़े गांव के बुजुर्ग जो कभी इस आंदोलन का विरोध किया करते थे, वही आज नेहा को आत्मनिर्भर और मजबूत बनते देख अब इस आंदोलन का महत्व समझने लगे थे और धीरे धीरे सबकी सोच अब बदलने लगी थी। समय आगे बढ़ता चला गया और लगभग 1 साल बाद एक दिन नेहा के घर उसको लड़के वाले देखने आए। भाई साहब, देखिए, मुझे घुमा फिरा कर तो बात करना आता नहीं है। ये मेरा बेटा है जो एक पढ़ा लिखा, शिक्षित, समझदार टीचर है। मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी और समझदार है श्रीमान जी, जो एक ऑफिस में काम करती है और महिला सशक्तिकरण समूह का हिस्सा भी है, जो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की सीख देती है। हमें आपकी बेटी पसंद है भाई साहब। हमें ऐसे ही एक शिक्षित और समझदार बहू की तलाश थी, जो आपकी बेटी को देखकर आज पूरी हो गई। श्रीमान जी, आप शादी में दहेज कितना लेंगे? क्या दहेज? अरे नहीं नहीं, जो प्रथा हमारी समाज को डुबा रही हो, मैं तो उसको दूर से ही नमस्कार करता हूँ। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मुझे नेहा जैसी ही शिक्षित, समझदार, आत्मनिर्भर और साथ निभाने वाली एक पत्नी चाहिए। क्या आप सच में दहेज नहीं लेंगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं होते कि आप इतना नेक विचार रखते हो बेटा। हमें आपका ये नेक विचार बहुत सही लगा। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। और अंततः नेहा की जीत हुई और पूरे गांव और समाज में दहेज जैसी कुप्रथा अब बंद होने लगी थी। पूरा परिवार खुशी से फूला न समा रहा था। मुझे बहुत गर्व है कि मेरी बेटी ने समाज को एक नई दिशा दिखाई और सच में समाज को दबाने वाली दहेज की प्रथा को बदल करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी हालांकि मेरे से पैदा हुई, लेकिन आज पूरे गांव की बेटी बन गई। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अरे रामलाल भाई, मुझे क्षमा कर दो। जब से तुम्हारी बेटी पैदा हुई है, तब से मैं तुमको बेटी बोझ है बोल बोल कर ताने ही मारता आ रहा हूं भाई। मुझे माफ कर भाई, माफ कर। बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि समाज की ताकत होती है काका। बेटियां किसी से कम नहीं होती। अरे हमें भी माफ कर दो नेहा बेटी। हमने न जाने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला। आज हम अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। हाँ ताई, मुझे बहुत खुशी है कि देर ही सही, लेकिन आप सबके सोच में परिवर्तन तो आई। दहेज सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि बेटियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली एक प्रथा है। जब बेटियां खुद को सशक्त बनाएंगी तो समाज की सोच भी बदलेगी। इसीलिए बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि वे समाज को एक नई दिशा दे सकें। दोस्तों, दहेज से सहमी एक लड़की की ये दिल छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी? अपना पसंद कमेंट में जरूर बताइए।